कॉन्सेप्ट्स तो पढ़े होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही दिक्कत होती है एडवांस लेवल के। जेई के एडवांस के सवाल में अगर पढ़कर रास्ता नहीं दिख रहा है तो समझ लेना कि सवाल नहीं होने वाला है। Forget about your IT JEE rank, forget about what you have done in past, forget about what will happen in future. Just look at that question only. हेलो एवरीवन, कई बार क्या होता है कि जब हम कॉन्सेप्ट्स तो पढ़े होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही दिक्कत होती है एडवांस लेवल के, तो उसमें क्या सिचुएशन ये है कि आपको एकदम नई भाषा, नया तरीका मिलता है और आपको थ्योरी तो पता है, उस तरह का सवाल आपने पर्टिकुलरली नहीं किया है। ऐसी सिचुएशन जब आती है जब आप उसको समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, तो उसको कैसे ब्रेक करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, तो ये सिखाने की कोशिश हम आज दो सवालों के थ्रू करने जा रहे हैं। तो इन दो सवालों पे हम बात करते हैं और हम एकदम वैसे सोचते हैं कि हमारे सामने एक नया सवाल आया तो हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो सर, पहला सवाल क्या है? सवाल दे रखा है सर, ए थिन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ मास m। पहली बात तो ये डिस्क रिंग नहीं है ना, जिसका मास m है और रेडियस r दे रखी है। इसको वर्टिकल प्लेन में रिलीज किया गया सर, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी थी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, और आपसे पूछा गया था द एक्सेस ऑफ द डिस्क कितना हुआ, और अपने को एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कुछ वो कैलकुलेशन के लिए। अब जैसे मेरे सामने ये सवाल आता, एज अ स्टूडेंट मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने कहा एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क, मैंने कहा यार ग्रेविटी का एक फोर्स लग रहा है तो जी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ही कुछ करना चाहिए इस सवाल में। हाँ, पर हमारे दिमाग में सर आया कि मैग्नेटिक फील्ड तो चलते हुए चार्ज पे फोर्स लगाती है। हाँ, पर यहां कोई चार्ज ही नहीं दिखा, अभी तो नहीं चार्ज दिखा नहीं। तो अब मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या करूं यार, किधर भागूं, चार्ज कैसे पता लगाऊं। तो मैंने दिमाग में आया कि मैंने क्या पढ़ा है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में बारे में क्या पढ़ा है। तो हमने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई कंडक्टर चलता है तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है BLV का, जो हमने मगा हुआ है। हाँ। ये हमने पढ़ा है। तो मैंने कहा चलो BLV का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, वो किन सरफेस के बीच में होगा। तो मैंने कहा इस सरफेस और इस सरफेस में होगा, क्योंकि वेलोसिटी इसके बाद जब नीचे एक्वायर करेगा, ये वेलोसिटी नीचे एक्वायर कर रहा होगा, तो वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो BLV में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो लेंथ ये वाली होगी। तो यानी कि इसकी फ्लैट सरफेस और उधर की फ्लैट सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर जनरेट होगा तो वो तो चार्ज एक्यूमुलेशन से होता है। इसका मतलब है इसकी इस फ्लैट और इस फ्लैट सरफेस के बीच में चार्ज एक्यूमुलेट होगा। पर अभी भी ओवरऑल चार्ज तो जीरो ही है, क्योंकि जिसका इस पे पॉजिटिव है, इस पे निगेटिव है, तो अभी भी मैग्नेटिक फोर्स तो उस चार्ज पे नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों पे कैंसिल हो जाएगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सीलरेट तो कर रहा होगा, एक्सीलरेट कर रहा होगा तो वेलोसिटी बदल रही होगी, वेलोसिटी बदल रही होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा होगा तो इस सरफेस और इस सरफेस में चार्ज बदल रहा होगा, चार्ज बदल रहा होगा तो वो इसी रास्ते से चल सकता है। तो इसी रास्ते से जैसे चार्ज चलता हुआ दिखाई दिया मेरे को, अब एकदम रिलीफ आया कि अगर करंट इधर चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो DL क्रॉस B से अगर हम करेंगे, DL क्रॉस B करेंगे तो इसमें फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो इसका मतलब है एक्सीलरेशन G से तो कम हो जाएगा। चारों ऑप्शन में से G से कम है, लेकिन हमें रास्ता दिख गया। जेई के एडवांस के सवाल में अगर पढ़कर रास्ता नहीं दिख रहा है तो समझ लेना कि सवाल नहीं होने वाला है। रास्ता दिखना बहुत जरूरी है। तो अब हमारे पास सेकंड, अब मैंने फर्स्ट एजेंट ने रास्ता देख लिया, अब सेकंड एजेंट है, वो उसको लॉस पता है और वो इक्वेशंस लिखेगा, और थर्ड एजेंट है जो कैलकुलेशन करेगा। तो अब सिंपल सी बात है सर, अगर मैं यहां पे बात करूं तो अगर किसी भी समय इसके पास वेलोसिटी V आ जाएगी और इसका एक अंदर भी पार्ट है, अंदर की तरफ है, यहां पर वो अंदर की तरफ गया हुआ है, लेट्स से वो थिकनेस हमारे पास D दे रखी है अंदर की तरफ, तो इसके अक्रॉस इस सरफेस और उस सरफेस के बीच में एक फोर्स आ जाएगा। कौन हायर कौन लोअर होगा, तो V क्रॉस B अगर हम करेंगे तो उधर वाला हायर और इधर वाला लोअर होगा, यानी अंदर वाली सरफेस हायर होगी और इधर वाली सरफेस लोअर होगी, तो यानी कि एक BdV का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। BdV का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सर। BdV का पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आया तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस इन दो सरफेस के बीच में आया है, अपोजिट चार्जेस, तो इसका मतलब कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर होगा, तो इसका मतलब इसका चार्ज निकाल सकते हैं एक सरफेस पे कितना है। तो अगर चार्ज को मैं Q मानूं तो Q बाई C ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसका मतलब है इनटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D का अगर मैं
ए एप्सिलॉन बाय डी का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी किसी भी सरफेस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज क्योंकि वेलोसिटी इसमें बदल रही है तो चार्ज बदलेगा, तो करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सीधे सीधे सर ए एप्सिलॉन नॉट बी, डी कैंसिल हो जाएंगे सर, डी कैंसिल हो जाएगा, इनटू एक्सीलरेशन, डी बाई डी टी इज द एक्सीलरेशन, तो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी, ए इसमें एक्सीलरेशन है सर। अब करंट सर देखिए, चार्ज यहां पर जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है चार्ज को बढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब है इधर निगेटिव चार्ज जो है उधर पॉजिटिव है अंदर की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज वहां बढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब करंट यू चल रही है, करंट यू चल रही होगी सर। तो करंट अगर यू चल रही है इसमें डीएल, तो डीएल क्रॉस बी किया तो ऊपर एक फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब है इस पे जो सिंपल इक्वेशन आ जाएगी एमजी माइनस बी आई डी, mg माइनस बी आई एल इज इक्वल टू एम ए, इज इक्वल टू एम ए। तो ये सवाल सॉल्व हो गया, बिकॉज आई की वैल्यू भी एक्सेलरेशन के टर्म में लिखी है, उधर डाल दिया, और हमने जैसे सॉल्व किया हमें जो ये वैल्यू, ये जो कचरा दिया है कुछ ना कुछ काम आएगा, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर भी दिख रहा है, तो ये हमारे पास सीधे सीधे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो बच्चों इस सवाल का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं था, इस सवाल में मैं जैसे से बढ़ा हूं वो सोचना इंपॉर्टेंट था, यही हम आपको इनकलकेट करना चाहते हैं आपके अंदर, हम आईआरएस में भी यही चीज इनकलकेट करना चाहते हैं कि सोचते कैसे हैं, आपको फंडामेंटली क्या समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है उसको सोचते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल है सिंपल न्यूटन्स लॉ का, एकदम बेसिक सवाल है, पर जैसे ऐसे सवाल आते हैं तो हम कैसे सोचते हैं उसका सोचने का तरीका सोचिए, मेरे मन में क्या क्या ख्याल आने चाहिए, अगर वो ख्याल आपके अंदर आने लगेंगे तो आप यू आर गोइंग टू रॉक। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सर ये सवाल समझाइए क्या है? अगला एग्जांपल दे रखा है, एक ब्लॉक ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग, एक m मास का ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, द स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ में, नाउ द सिस्टम इज रिलीज्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ए वेरिएबल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द अपर एंड of the spring such that the downward acceleration of the block is given as a is equal to g minus alpha t, where t is the time elapsed and alpha 1 meter per second cube दे रखा है, the velocity of the point of application of the force। बेसिकली ये पूरा वर्टिकल प्लेन में एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, ठीक है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी और इस पॉइंट को हमने एक वेरिएबल फोर्स से पुल करना स्टार्ट किया और अपने से पूछा गया इस पॉइंट का वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। तो सर अब जब ये सवाल में अचानक मैं उस वेलोसिटी में खो जाता तो मेरा सब कुछ गड़बड़ हो जाता। मैं ये देखा इस सवाल को कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन ये दिया, अगर मैं ब्लॉक से पूछूं उसको ने कहा भाड़ में गया F, मुझे पे तो दो ही फोर्स लग रहे हैं, mg और स्प्रिंग फोर्स, mg और स्प्रिंग फोर्स, तो उसने कहा मेरे ऊपर सर दो ही फोर्स लग रहे हैं, mg और स्प्रिंग फोर्स, यानी कि स्प्रिंग का इलोंगेशन अगर x है तो मेरे लिए इक्वेशन हो गई mg माइनस kx बराबर mg माइनस अल्फा t, mg वो दिया ही हुआ, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया सर। अब ये x क्या चीज है, अब ये x क्या चीज है, x है इसका इलोंगेशन, इलोंगेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट अलग चीज होती है। इसका इलोंगेशन हम सर कैसे पता लगाएंगे, अगर मान लीजिए सर इस पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की तरफ v1 है मान लिया, यानी m की, और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v2 है, तो सर मैं इतना कह सकता हूं कि इसका इलोंगेशन जो चेंज कर रहा है वो v1 और v2 मिलकर कर रहे हैं, तो इसका मतलब v1 प्लस v2 की वैल्यू सर dx by dt है, v1 प्लस v2 की वैल्यू dx by dt। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि बहुत इजी चीज है, मतलब आप लोग इसमें मैंने देखा है सर, काफी जगह देखा है कि लिखने में दिक्कत करते हैं। बिल्कुल बच्चे, क्योंकि आपको आप शब्दों को समझा कि हर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी नहीं होता, हर dx by dt हमेशा वेलोसिटी, x की परिभाषा समझ में आनी चाहिए। यहां पे x क्या चीज है, इलोंगेशन, तो वो इन दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी दोनों एंड्स की, तो v1 प्लस v2 अगर हमारे पास dx by dt है यहां पे दिया हुआ है, तो अब हमें मेरे बच्चों समझ में आना चाहिए कि हमें निकालना v2 है, ये हमारा एम है। अब बात आई सर v1 क्या है, सो सर मेरे बेटा अगर मैं v1 की बात करूंगा यहां पर v1 की, तो आपके पास एक्सीलरेशन दिया हुआ है g माइनस अल्फा टी, तो v1 बहुत क्लियर है, उसको सीधे v1 इसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन है, तो उसी की वेलोसिटी के बारे में बात की गई है, तो v1 की वैल्यू तो सीधे सीधे gt माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर आ गई, v1 की वैल्यू हमारे पास gt माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर आ गई, ये v1 की वेलोसिटी हो गई। अब
mg माइनस के एक्स बराबर mg माइनस अल्फा टी हमारे पास दिया हुआ है। हमें v1 की वैल्यू पता है, हमें v1 की वैल्यू सर पता है, ठीक है सर, प्लस V2 की पता है, v1 प्लस v2 की पता है। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें, मतलब अब मैथ्स वाला प्रोसेस कर रहा है वो बहुत आसान है, तो कहेगा माइनस के dx by dt which is v1 plus v2 is equal to माइनस m अल्फा, दैट्स इट, माइनस m अल्फा। तो हमारे पास आ गया v1 प्लस v2 की वैल्यू m अल्फा बाई के, m अल्फा बाई के, m अल्फा बाई के। अब हमें v1 ऑलरेडी पता है और v2 निकालना है, तो ऑब्वियसली सवाल में कुछ भी नहीं बचा है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट बात ये थी कि स्प्रिंग, इसको पता ही नहीं चलेगा, ये जो F है यही स्प्रिंग फोर्स है, वो F ही स्प्रिंग फोर्स है, एग्जैक्टली, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स पूरे स्प्रिंग में हर जगह सेम होता है। आइडियल स्प्रिंग ही हम लेके चलते हैं, जब तक बताया ना जाए तो हमारे पास आइडियल स्प्रिंग है, तो F ही हमारा स्प्रिंग फोर्स है, तो F ही kx है। तो दिस इज द वे वी कैन प्रोसीड दिस क्वेश्चन एंड गेट द आंसर। आई होप आपको सवाल से ज्यादा इस बात में सोचने के तरीके पे जो हमने एम्फसाइज किया है उसमें आपको मजा आना चाहिए कि हाँ यार ऐसे सोचना चाहिए। और मेरी बात याद रखना, जब आप किसी सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हैं, यू हैव टू बी काम एंड कंपोज्ड and look at this question only. Forget about your IIT rank, forget about what you have done in past, forget about what will happen in future. Just look at that question only. This is the Param Satya. I hope you got this point. Bye रहेगा सभी को, enjoy your life. If you find it enjoyable, bye.